एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की, राइट, उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसका फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है द राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। तो इसमें हम जो है अब बात करेंगे जो अर्लियर सिटीज थी, वर्ल्ड की ही हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ की जो अर्लियर सिटीज थी उसके बारे में बात करेंगे। एंड वहाँ पे जो राइटिंग स्किल्स हैं, राइट, उसके बारे में देखेंगे। राइटिंग ट्रेडिशन के बारे में भी देखेंगे कि राइटिंग एंड जो सिटी लाइफ है ना, उन दोनों के बीच में हम एक कनेक्शन जो है वो भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यही टॉपिक रहेगा हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑल्सो। सो द राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। तो अगर हम बात करें ना अर्लियर सिटीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सबसे पहले जो सिटी लाइफ है ना, ऐसा माना जाता है कि वो मेसोपोटामिया में ही स्टार्ट हुई थी। तो मेसोपोटामिया जो है ना, ये सिटी कहाँ पे है? ये सिटी जो है ना, 2 रिवर्स के बीच में पड़ती है। एक रिवर है दी यूफ्रेट्स एंड दूसरी है टिग्रिस, राइट। तो ये 2 रिवर्स हैं जो कि इराक में है। एंड मेसोपोटामिया जो है नाउ, अगर हम आज की बात करें, इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक, राइट। तो ये इराक का पार्ट है एंड 2 रिवर्स के बीच में पड़ता है, यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस। तो अर्लियर समय से ही जो है, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? अपनी प्रोस्पेरिटी की वजह से। सिटी लाइफ बहुत अच्छी थी। इसका जो लिटरेचर है ना, यहाँ पे वॉल्यूमिनस लिटरेचर है। वॉल्यूमिनस मीन बहुत ज्यादा लिटरेचर जो है ना वो अवेलेबल है। एंड अपने रिच लिटरेचर की वजह से भी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। मैथमेटिक्स एंड जो एस्ट्रोनॉमी है ना, उसकी वजह से भी जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। एंड जो मेसोपोटामिया का जो राइटिंग सिस्टम है एंड जो लिटरेचर है ना, फिर धीरे धीरे इसके आसपास के एरिया में भी फैलना स्टार्ट हो जाता है। सो डैट की जो आसपास के किंगडम्स है ना, वो मेसोपोटामियन किंगडम के साथ, या फिर मेसोपोटामियन किंगडम जो है वो अपने आसपास के किंगडम के साथ जो है ना, एक कनेक्शन जो होता है ना वो क्रिएट कर सके। एक दूसरे को वो लेटर्स जो है वो लिख के भेज सके, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो लिख के यहाँ पे भेज सके। तो इस तरह से जो मेसोपोटामिया राइटिंग सिस्टम एंड जो लिटरेचर है, वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो एरिया है, नॉर्दर्न सीरिया एंड टर्की तक जो है वो पहुंच जाता है आफ्टर 2000 बीसीई में। सो दैट द किंगडम्स ऑफ दैट इंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर एंड टू द फेराओ ऑफ इजिप्ट इन द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट ऑफ द मेसोपोटामिया। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना हम वही चीजें देखेंगे। वी विल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ एंड द राइटिंग के बीच में एंड सिटी लाइफ के बीच में जो है एक्चुअल में कनेक्शन क्या होता है। एंड देन वी विल लुक एट सम आउटकम्स ऑफ अ सस्टेन ट्रेडिशन ऑफ द राइटिंग। तो राइटिंग का जो सस्टेन ट्रेडिशन था ना यहाँ का, जो कि कंटिन्यू रहता है काफी समय तक, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? हमने यहाँ पे एक अपनी पुरानी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा है। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस अवेलेबल हैं, राइट, जिससे जस्ट जो हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि हमें जो है कुछ उनके पैरों के चिन्ह मिले हैं अर्लियर जो मैन थे यहाँ पे। ओके, तो वहीं से जो है एक तरह से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अंदाजा लगाया कि अर्लियर जो मैन थे ना वो इस एरिया में हमें जो है देखने को मिले थे। तो वहां पे कुछ रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का मतलब होता है ना कि जो कि लिख के जो है संभाल के उसे रखा गया है, दैट इज नोन एज अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, राइट। तो अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री की हम बात करें, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो लैंड है ना मेनली अर्बनाइज साउथ जो है, मेसोपोटामिया का जो साउदर्न पार्ट है ना, उसे जो है किस नाम से जाना जाता था? सुमेर एंड आकड़ के नाम से जो है जाना जाता था। मेसोपोटामिया के साउथ की तरफ जो एरिया था ना इराक का, अगर हम बात करें तो उसे सुमेर एंड आकड़ के नाम से जो है जाना जाता था। एंड बट 2000 बीसीई के बाद में इराक का एक और जो सिटी है ना वो थी बेबीलोन। वो जो है ना इम्पोर्टेंट सिटी बन जाती है। तो फिर जो पूरे साउदर्न रीजन को जो है बेबीलोनिया के नाम से जो है जाना गया था, राइट। सो उसके बाद में 1100 बीसीई की बात करें तो फिर जो है नॉर्दर्न रीजन में जो है ना द इसेरियन किंगडम्स जो है ना वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फिर उस रीजन को जो है ना इसेरिया नाम से जो है जाना गया था, नॉर्दर्न की अगर हम बात करें, नॉर्थ पार्ट की।
ओके। एंड जो फर्स्ट लैंग्वेज जो थी ना इस लैंड की वो थी सुमेरियन, एंड इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द आर्केडियन अराउंड 2400 BCE व्हेन आर्केडियन स्पीकर्स अराइव। तो फिर इस एरिया में जो है पहले तो सुमेरियन लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी, एंड फिर जो है धीरे धीरे आर्केडियन लैंग्वेज जो है ना वो भी यहाँ पे जो है आ जाती है 2400 BCE में। तो फिर इसने जो है सुमेरियन लैंग्वेज को जो है टोटली रिप्लेस कर दिया था। तो ये जो लैंग्वेज है ना आर्केडियन लैंग्वेज, राइट, वो जो है फ्लरिश होती रहती है टिल अबाउट द अलेक्जेंडर टाइम, अलेक्जेंडर के समय तक जो है ये फिर फ्लरिश होती रहती है, एंड विद सम रीजनल चेंजेस अकरिंग। बट हाउएवर कुछ रीजनल चेंजेस जो होते हैं ना ऑब्वियसली वो तो आएंगे ही आएंगे, जैसे जैसे हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद में जो ना जो लैंग्वेज होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, नॉट ओनली इन द इंडिया, हर जगह की अगर हम बात करें तो वहां पे थोड़े से चेंजेस आ ही जाते हैं। हर किलोमीटर के बाद में जो है लैंग्वेज का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना वो यहाँ पे चेंज होता है। तो लैंग्वेज जो है ना आर्कडियन लैंग्वेज, राइट, वो नॉर्थ में भी फिर जो बोली जाने लगी थी, साउथ में भी बोली जाती थी, एंड ये लैंग्वेज जो है ना वो अलेक्जेंडर के समय तक जो है फ्लरिश होती रहती है। 336 से लेके 323 BCE तक जो है ये कंटिन्यू रहती है। बट हाउएवर कुछ रीजनल चेंजेस इसमें आते ही रहते हैं। सो फ्रॉम 1400 BCE अरेमिक जो है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे जो लोग हैं ना वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो लैंग्वेज थी ना वो हेब्रियो लैंग्वेज के जैसे ही थी। तो इसे जो है बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर 1000 BCE। तो 1000 BCE के बाद में हेब्रियो लैंग्वेज जो है ना वो यहाँ पे बोली जाती थी, एंड अभी भी जो है ये इराक के कुछ पार्ट्स में जो है वो बोली ही जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो लैंग्वेजेस है ना वो यहाँ पे बोली जाने लगी थी, धीरे धीरे जो है ये इस्टेब्लिश होती हैं। तो ये तो हुई ना बात यहाँ पे लैंग्वेज की, ये हमने यहाँ पे बात की है अबाउट द लैंग्वेज। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर्कियोलॉजी, राइट। आर्कियोलॉजी जो है ना वो फिर मेसोपोटामिया में कब स्टार्ट हुई थी, 1840s में जाके जो है आर्कियोलॉजी स्टार्ट हुई थी। मीन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि डिफरेंट साइट्स को जो है स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो होती है आर्कियोलॉजी। तो मेसोपोटामिया में जो है वो 1840s में जाके स्टार्ट हुई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को जो है वो चेक करना स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे हमें क्या क्या मिला था, एट 1 or 2 साइट्स, एक या फिर उससे ज्यादा साइट्स में, इंक्लूडिंग द उरुक एंड मारी, ये भी साइट्स ही थी इनकी यहाँ पे इराक में। तो एक्सकेवेशंस जो है ना यहाँ पे इन एरियाज में वो कई दशकों तक जो है वो कंटिन्यू रहती है। मीन इतने ज्यादा जो है वहां से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इन आर्कियोलॉजिस्ट को इतने ज्यादा एविडेंसेस वहां पे मिलते हैं कि कई दशकों तक जो है ना खुदाई वहां पे चलती ही रहती है। मीन कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना वो किसी साइट को जब स्टडी करते हैं, उसे चेक करते हैं, तो कुछ सालों के बाद में या फिर कुछ 1-2 साल के बाद में वहां पे स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बट उरुक एंड मारी जो है ये ऐसी कुछ साइट्स थी जहाँ पे जो एक्सकेवेशंस जो है ना इनकी वो कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक जो है वो चलती रहती है। सो नो इंडियन साइट्स हैज एवर सीन सच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। इंडियन साइट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे इतना कोई भी लंबा प्रोजेक्ट नहीं चला था। सो नॉट ओनली कैन वी स्टडी हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, तो हमें मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिली है, स्टैचूज है, ऑर्नामेंट्स हैं, ग्रेव्स मिली हैं, टूल्स मिले हैं, सील्स मिली हैं एज ए सोर्सेज। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हमें थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो कि एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक सबसे अच्छा सोर्स जो है वो मानी जाती है। तो वो भी इन साइट से हमें मिली है। सो मेसोपोटामिया जो है वो पूरे यूरोपियंस के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो कई सारे जो लोग हैं ना यूरोपियंस जितने भी हैं वो मेसोपोटामिया में बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं जब यहाँ पे इतनी सारी चीजें जो है वो मिलती हैं। क्योंकि मेसोपोटामिया जो है वो यूरोपियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। तो ऐसा माना जाता है ना कि इराक में ही जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट है ना वो लिखा गया था, वहीं से जो है इसके एविडेंसेस मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू द शिमार एरिया, राइट, मीनिंग सुमेर एज ए लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज। तो ये जो ब्रिक बिल्ड सिटीज है ना
राइट, सुमेर, राइट, वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो इराक से बिलोंग करती है। एंड इस बुक में ये जो फर्स्ट पार्ट है ना बाइबल का, उसमें सुमेर, शिमार नाम जो है ना वो लिखा गया है, जिसका मतलब बनता है सुमेर। तो दैट इज वाई जो है, जो लोग बाइबल को मानते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो उसमें तो इस सिटी के बारे में रेफरेंस दिया गया है। दैट इज वाई जो यूरोपियंस है ना, वो मेसोपोटामिया को जो है, उनके लिए मेसोपोटामिया जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी बन जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर बाइबल में इराक की किसी सिटी के बारे में जो है लिखा गया है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई अटैचमेंट यहाँ पे बाइबल की है, ओल्ड टेस्टामेंट की यहाँ पे इराक के साथ जो है कोई ना कोई अटैचमेंट है। दैट इज वाई जो है मेसोपोटामिया की एक्सकेवेशंस में पूरे यूरोपियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। So the travelers and scholars of the Europe looked on Mesopotamia as a kind of the ancestral land. तो वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं उनकी जगह है ये। And when archaeological work began in this area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. तो बाइबल में जो है ना कई सारी ऐसी कहानियां लिखी हुई हैं, तो कई लोग तो उसमें विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो जब यहाँ पे मेसोपोटामिया में एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई थी, तो कुछ लोगों ने जो है ना ऐसा अटेम्प्ट किया था कि जो भी ट्रूथ यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे गए हैं ना, उसे जो है ट्रू जो है बताने की कोशिश यहाँ पे इन्होंने की थी। And from the mid 19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of the Mesopotamia. तो मिड 19th सेंचुरी तक वहां पे जो है ना कंटिन्यू रहती है एक्सकेवेशंस। एंड 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है ना, उन्होंने फंडिंग भी यहाँ पे की थी ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम टू सर्च फॉर अ टैबलेट नरेटिंग द स्टोरी ऑफ द फ्लड मेंशन इन द बाइबल। तो बाइबल में जो फ्लड की एक स्टोरी जो है ना वो यहाँ पे लिखी गई है, तो उसे फाइंड करने के लिए ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंडिंग भी की थी यहाँ पे कि एक्सपीडिशंस यहाँ पे किया जाए मेसोपोटामिया में। तो यूरोपियंस तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहे थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो लैंड है वो हमारे एंसेस्ट्रल जो उनके पूर्वज हैं उनकी जगह है। सो बाय द 1960 ऐसा माना गया था डैड की जो स्टोरीज है ना ओल्ड टेस्टामेंट जो पुरानी बाइबल है, वो ऐसा नहीं है कि लिटरली ट्रू है, कि वो टोटली ट्रू है, बट मे हैव बीन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द मेमोरीज अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री। बट ये हो सकता है कि उसमें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हमारी हिस्ट्री में हुए ना, उसे डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस जो है उन्होंने यहाँ पे किया हो, तो लोग उसका मीनिंग जो है कुछ और निकाल रहे हैं। जो ग्रेजुअली जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स है ना, वो धीरे धीरे फिर और भी ज्यादा रिफाइंड होती जाती हैं, सोफिस्टिकेटेड होती जाती हैं। तो टेक्निक्स भी जो है वो तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम चेंज होती जाएंगी एक्सकेवेशंस की। एंड व्हाट इज मोर, अटेंशन वाज डायरेक्टेड टू डिफरेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो फिर जो है धीरे धीरे, पहले तो बाइबल की तरफ जो है लोगों का ज्यादा ध्यान था कि एक्सकेवेशंस में जो है यही चीजें फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बाइबल में लिखा गया है कि क्या उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सकेवेशंस में मिलती है। फिर धीरे धीरे जो लोग हैं ना, उनकी जो अटेंशन है इन आर्कियोलॉजिस्ट की, वो जो ऑर्डिनरी पीपल की जो लाइफ की तरफ जो है चली जाती है, उनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की ये फिर धीरे धीरे कोशिश करते हैं। जो आम लोग थे वहां के, उनकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने की ये कोशिश करते हैं थ्रू दी excavations, right? And establishing the literal truth of biblical narrative receded to the background। तो फिर जो ये बैकग्राउंड में ही जो है धीरे धीरे काम चलता रहता है, थोड़ा बहुत जो बाइबल में लिखी गई हैं चीजें उन्हें फाइंड करने की। Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies। तो जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो लेटर स्टडीज के ऊपर ही बेस्ड है। मीन जो आम लोगों की लाइफ के ऊपर ही जो एक्सकेवेशंस जो है ना, उनको उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश यहाँ पे जो की गई है ना, उसके बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आम लोगों की लाइफ के बारे में ही जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फिर मेसोपोटामिया के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखें। तो वही थोड़ा सा बताया हुआ है कि साउथ की तरफ कौन सी लैंड है, नॉर्थ की तरफ कौन सी है। तो इराक जो है इट इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। तो डाइवर्स इन्वायरमेंट्स है। नॉर्थ ईस्ट की हमें बात करें तो यहाँ पे काफी एक तरह से हरा भरा जो मैदान है, काफी प्लेन्स हैं यहाँ पे। एंड राइजिंग टू द ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद द क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स। तो धीरे धीरे जो प्लेन्स है ना, उसके आसपास माउंटेन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड क्लियर स्ट्रीम्स है यहाँ पे, वाइल्ड फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। तो इस एरिया में ऑब्वियसली प्लेन्स में जो है काफी अच्छी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स भी अच्छी ग्रो हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है 7000 से लेके 6000 BCE के बीच में ही डेवलप हुआ था। एंड आफ्टर डेट अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप लैंड आ जाती है, इराक के जो नॉर्थ एरिया है।
एंड यहाँ पे जो एनिमल हर्डिंग है ना, वो एक तरह से बेटर लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड करवाती है लोगों को देन दी एग्रीकल्चर। एंड विंटर रेन्स की बाद यहाँ पे शीप एंड गोट्स जो है ना वो फिर ग्रासेस के ऊपर फीड रहती हैं, एंड लो श्रब्स के ऊपर ही वो फीड रहती मीन उसे ही वो खाती हैं। एंड ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो है वो निकलती हैं। तो एक तरह से ये जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो एक अच्छा राउट जो है ना वो प्रोवाइड करवाती हैं ईरान के माउंटेन्स की तरफ जाने के लिए। ओके, सो टू द साउथ इज अ डेजर्ट, तो साउथ में यहाँ पे डेजर्ट है। एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्ज। तो इसके बारे में तो हम थोड़ा सा पहली स्लाइड में भी देख चुके हैं कि जो साउदर्न पार्ट है ना इराक का, वहां पे हमें कुछ फर्स्ट सिटीज एंड जो राइटिंग्स है वो मिली हैं। एंड ये जो डेजर्ट है ना वो सिटीज को सपोर्ट कर सकती थी, बिकॉज जो रिवर्स है ना यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट। तो यहाँ पे जो है ना काफी सिल्ट जो है ना वो आ जाती है, जो मड होती है ना, जो उपजाऊ मिट्टी होती है ना, वो यहाँ पे इस एरिया में आ जाती है। किसकी वजह से? इन रिवर्स की वजह से, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स की वजह से काफी अच्छी जो मड है, जो अच्छी जो मिट्टी है ना वो यहाँ पे आ जाती है इस एरिया में, जिसकी वजह से जो है ये जो डेजर्ट है ना वो सपोर्ट करती है सिटीज को। तो जब इन रिवर्स में फ्लड आ जाता है तो एक तरह से जो है इसका जो पानी है ना वो फर्टाइल सिल्ट को डिपॉजिट कर देता है इस डेजर्ट में। एंड आफ्टर द यूफ्रेट हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स। तो फिर जो है फिर धीरे धीरे ये जो पानी है इन मैदानों से होते हुए फिर छोटे छोटे चैनल्स में जो है इसका जो पानी है वो बहना स्टार्ट हो जाता है। एंड दीज चैनल फ्लड देयर बैंक्स एंड इन द पास फंक्शन एज ए इरिगेशन चैनल। फिर तो इन कैनाल इन चैनल्स को हम जो है इरिगेशन कैनाल्स के तौर पे भी ये यूज कर सकते थे। मीन पानी जो है वो वहां पे अवेलेबल रहता है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर की वजह से। जब कभी भी यहाँ पे फ्लड आता है, चाहे ये डेजर्टेड एरिया है, बट वहां पे आप जो है खेती कर सकते हो क्योंकि वहां पे पानी पहुंच जाता है। So water could be let into the fields of wheat, barley, peas or lentils when necessary। जब कभी भी यहाँ पे चाहिए तो वहां पे जो है पानी दिया जा सकता है। And of all ancient system that of the Roman Empire included, it was the agriculture of the southern Mesopotamia that was the most productive। तो अगर हम जितनी भी ancient systems की बात करें, ओके, इसमें रोमन एम्पायर भी आ जाता है, वो भी एंशिएंट सिस्टम था हमारा। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि मेसोपोटामिया, साउदर्न मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था। इवन दो द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। चाहे इस एरिया में ज्यादा जो रेनफॉल भी नहीं होता था, बट फिर भी जो है यहाँ का एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे रिवर्स थी, ये जो रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस है, इनकी वजह से जो पानी है ना वो इस डेजर्टेड एरिया में भी जो है वो अवेलेबल रहता था खेती के लिए। ओके, सो नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया की जो शीप एंड गोट्स है ना जो कि स्टीप में यहाँ पे चरती थी, द नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेन्स में वो चरती थी, एंड द माउंटेन स्लोप्स जो हैं, इट प्रोड्यूस द मीट, मिल्क एंड वूल इन द एबंडेंस। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर तो था ही, ओके, मेसोपोटामिया में। इसके अलावा यहाँ पे मीट, मिल्क एंड जो वूल है ना वो भी एबेंडेंट मात्रा में था, क्योंकि ये जो शीप एंड गोट्स होती हैं ना जो यहाँ पे चरती थी, ग्रेस करती थी, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए यहाँ पे इजीली जो ग्रास है वो मिल जाता था। तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉपुलेशन है वो तो यहाँ पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो जो है उनकी डेथ यहाँ पे जल्दी नहीं होती है। सो फर्दर फिश जो है, ऑब्वियसली रिवर्स थी यहाँ पे तो फिश भी अवेलेबल थी। डेट पाम्स जो है वो समर में एक फ्रूट जो है वो अवेलेबल रहता था। तो ये चीजें जो है वो मेसोपोटामियन सिटी में जो है काफी अच्छी थी। So let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of the rural prosperity। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जस्ट रूरल प्रोस्पेरिटी की वजह से ही जो सिटी है ना वो ग्रो हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि इसकी जो रूरल प्रोस्पेरिटी की वजह से जो सिटीज थी वो ग्रो हुई थी। यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो सिटी है ना वो ग्रो होती है। तो ये तो कुछ रूरल प्रोस्पेरिटीज थी, ओके, एग्रीकल्चर हो गया या फिर वूल, मिल्क या फिर मीट हो गया, तो कुछ रूरल प्रोस्पेरिटीज वाले ही एक तरह से एग्जाम्पल थे। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिटी है ना वो ग्रो होती है, एंड इसके बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो ये जो अलग दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो सिटी है ना वो ग्रो होती है। ओके, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।